नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज है उसका यह पार्ट 3 है। तो इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई पुरस्कार महिला कलाकारों को में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो यह जो देवी अहिल्याबाई पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पर पहली बात तो याद रखना कि यह सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आदिवासी लोक और पारंपरिक जो कला है उस क्षेत्र में यह पुरस्कार महिलाओं को प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन ने आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को सम्मानित करने के लिए यह जो पुरस्कार है इसको स्थापित किया था और इसकी जो स्थापना है 1996-97 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इस सम्मान से जो भी सम्मानित होता है या इस सम्मान से जिसको सम्मानित किया जाता है उसको 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, साथ ही प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। बात करें कि देवी अहिल्याबाई पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो उनका नाम था श्रीमती तीजनबाई, जिनको कि यह पुरस्कार प्रथम बार या पहली बार उनको दिया गया था। देवी अहिल्याबाई का यहाँ पर उल्लेख आया है तो उनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो उनका जो जन्म है 31 मई 1725 में हुआ था। उनके द्वारा जो शासन किया गया था वह 1767 से 1795 तक किया गया था। और उनका जो निधन हुआ था 13 अगस्त 1795 में उनका निधन हुआ था। उनके द्वारा जो है महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया गया था और यह राजधानी कब बनाया गया था? 1767 में। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स है जिसमें कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें कि 2500 प्लस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वह उपलब्ध है। साथ ही जैसा कि आपको बताया गया था कि जो अगस्त का करंट आउटलुक है वह जल्द ही जारी हो जाएगा, तो वह जारी हो चुका है और आप जल्दी से जल्दी जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। साथ ही जो है जुलाई का करंट आउटलुक उपलब्ध है और सितंबर अक्टूबर का जल्दी ही आपके लिए उपलब्ध होगा। साथ ही कुछ और बुक्स है जिसमें कि यह मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि जनवरी से जून तक का है, साथ ही मई जून का भी उपलब्ध है और पिछले जो महीने जो कि जून से जनवरी से अप्रैल तक है उनका भी करंट अफेयर्स हमारे पास मंथली उपलब्ध है। तो परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर जाकर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ और बुक्स है जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके है, जिसमें कि रामबाण नोट्स है, साथ ही एनसीईआरटी का जो सार है वह भी हमारे पास उपलब्ध है जो कि 11th और 12th का है। साथ ही जो एनसीईआरटी है 8th 9th और 10th की उसकी जो समरी है वो उसकी बुक भी हमारे पास उपलब्ध है। तो अगर आप यह परचेस करना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ जाकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सुशासन दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भाजपा सदस्य थे। तो भाजपा के पहले ऐसे सदस्य थे जो कि प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार जो है 1996 से 1998 तक और फिर 1999 से 2004 तक पूरे 5 वर्षों की अवधि तक कार्य किया था। तो पहली बार जो बने थे सिर्फ 2 साल के लिए बने थे, उसके बाद पूरे 5 साल तक जो अपना कार्यकाल है वह इनके द्वारा पूरा किया गया था। साथ ही इनका जो कार्यकाल था उसमें 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस की अगर आपसे डेट पूछी जाए तो वह है 25 दिसंबर। साथ ही इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है सदैव अटल, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और इसको नई दिल्ली में क्यों बनाया गया कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वह नई दिल्ली में ही हुई थी, या उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वह नई दिल्ली में ही हुआ था। तो वहां पर जो है उनका समाधि स्थल बनाया गया है और जिसका नाम है सदैव अटल। तो यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही जो अटल बिहारी वाजपेयी थे इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इनको 2015 में जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। साथ ही इनके जन्म की बात करें तो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 16 अगस्त 2018 में नई दिल्ली में हुई थी। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनकी जब द्वितीय पुण्यतिथि थी उस पर एक फैसला लिया गया था कि जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है उसका नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी
चंबल एक्सप्रेस वे कर दिया गया है। तो यह कुछ करंट की न्यूज थी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है। तो आशा करते हैं कि यह जितनी भी जानकारी आपको दी गई है आपके लिए उपयोगी होगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के मांडू में निम्नलिखित पर्यटन स्थल कौन सा है। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा पर्यटन स्थल है जो कि मांडू में स्थित है। तो 4 ऑप्शन है, नीलकंठ मंदिर, अशरफी महल, दोनों यानी कि अशरफी महल और नीलकंठ मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि अशरफी महल और नीलकंठ मंदिर दोनों जो कि मांडू में स्थित है। बात करें, मांडू में 40 से अधिक स्मारक है जिन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? केंद्रीय ग्राम समूह, रॉयल इनक्लेव समूह और रिवाकुंड समूह। तो इन 3 श्रेणियों में जो मांडू के 40 से अधिक जो स्मारक है उनको विभाजित किया गया है। यह जो शहर यानी कि मांडू है, रानी रूपमती और बाज बहादुर की पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। और मांडू किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये धार जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल भी है जिसमें कि चंपा बावड़ी जो कि एक कुआं है, 15वीं शताब्दी की विशाल जामी मस्जिद भी यहीं पर है, खूबसूरत जहाज महल भी यहाँ पर है, हिंडोला महल यहाँ पर है, बाज महल भी यहीं पर है, होशंग शाह का मकबरा भी यहीं पर है, काकड़ा खो, रानी रूपमती महल, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, श्री राम मंदिर और हाथी दरवाजा जो है यहीं पर है। तो यह कुछ पर्यटन स्थल है जो कि मांडू में है और ये इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। साथ ही बात करें कि जो होशंग शाह थे उन्होंने धार को हटाकर मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। तो जो होशंग शाह थे उनके द्वारा उनकी जो पहले की राजधानी चली आ रही थी धार, उसको वहां धार से हटाकर अपनी राजधानी जो है मांडू उनके द्वारा ले जाया गया था। साथ ही जो होशंग शाह थे उनकी मृत्यु 1435 में हो गई थी। तो यह कुछ जानकारी जो इससे जुड़ी हुई थी जिसको आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं होती। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक से नहीं होता। तो सोन नदी, इसका भी जो उद्गम है अमरकंटक पठार से होता है। जोहिला नदी, इसका भी जो है उद्गम अमरकंटक से होता है। और नर्मदा नदी का भी उद्गम अमरकंटक से होता है। तो यहाँ पर बसती है बेतवा नदी। तो जो बेतवा नदी है इसका उद्गम अमरकंटक से नहीं होता है। तो इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं कि इसका जो उद्गम है अमरकंटक से नहीं होता तो कहाँ से होता है। इस नदी को जो है पौराणिक नाम वेत्रवती है। इसका जो उद्गम है इस नदी का जो उद्गम है रायसेन जिले के कुमरा गांव की महादेव पर्वत श्रेणियों से होता है। तो इसका जो उद्गम है किस जिले से होता है? तो रायसेन से होता है। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में कुल 480 किलोमीटर बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। तो इसकी जो कुल लंबाई है वह 480 किलोमीटर है। बात करें इसके सहायक नदियों की तो उसमें है बीना, केन, धसान, सिंध, कालीभीत, यह कुछ जो है इसकी सहायक नदियां है। साथ ही बात करें कि इसके किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं तो एक है गुना, ओरछा, सांची और विदिशा। यह प्रमुख शहर है जो कि इसके किनारे बसे हुए हैं। जो विदिशा है, हाल ही में जो एमपी कांस्टेबल की जो एग्जाम हुई थी या जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स थे उसमें यह पूछा गया था कि जो विदिशा है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही जो ओरछा है इसके बारे में भी कई बार जो क्वेश्चन है वह एग्जाम्स में आया हुआ है। तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। साथ ही बेतवा नदी पर राजघाट बांध तथा माता टीला जो बांध है वह बने हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि जो राजघाट बांध परियोजना है वह किन किन राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वह आएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की जो खोज है किस वर्ष में हुई या किस वर्ष भीमबेटका को खोजा गया। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1957-58 में जो है भीमबेटका की खोज हुई थी। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है जो आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो रायसेन जिले के अंतर्गत स्थित है। इसकी जो खोज है 1957-58 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर जो थे, डॉक्टर विष्णु वाकणकर, उनके द्वारा जो है इसकी खोज 1957-58 में की गई थी। वर्ष 2003 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। साथ ही जो भीमबेटका है यहाँ से पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति गुफाओं के जो शैलाश्रय है वह भी प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या 600 है।
इन गुफाओं की दीवारों में आदिमानव ने अपनी सृजनात्मक कलाओं की अभिव्यक्ति भी की है। तो जो आदिमानव थे उनके द्वारा यहाँ की जो गुफाएं प्राप्त हुई थी वहां पर कुछ चित्रण भी किया गया है, तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। साथ ही बात करें कि मध्य प्रदेश की अन्य कुछ जो धरोहर है, अन्य कुछ स्थल है जिनको कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो जो पहला स्थल मध्य प्रदेश का जिसे कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया था वह है खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। इसको 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। साथ ही सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। तो यह कुछ इससे जुड़ी जानकारी थी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मोहम्मद रफी को जो है भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ। बाकी जो उपरोक्त तीन है, रविशंकर, लता मंगेशकर और भीमसेन जोशी, तो इन तीनों को जो है भारत रत्न प्रदान कर दिया गया है या इनको भारत रत्न की प्राप्ति हुई है। तो जो बात करें रविशंकर की, तो इनको जो भारत रत्न दिया गया 1999 में दिया गया। लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं बात करें भीमसेन जोशी जी की, तो इनको 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही भारत रत्न का यहाँ पर उल्लेख आया है तो उससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एक तो पूछा जाए कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान या भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो उसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा भारत रत्न। इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना 1954 या 1954 में की गई थी। 1954 में जो है 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिनमें पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरे थे सीवी रमन। सीवी रमन जो कि एक वैज्ञानिक भी थे। तो इन तीनों को जब भारत रत्न स्थापित किया गया, भारत रत्न की शुरुआत की गई, तब इन तीनों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही बात करें कि इंदिरा ऐसी पहली महिला कौन थी जिसे कि भारत रत्न मिला था, तो उसका जो जवाब आएगा वह आएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्हें कि यह इस सम्मान या भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्हें यह सम्मान कब दिया था, तो 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही बात करें कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, और उन्हें यह भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2014 में दिया गया था। साथ ही अभी जो 2019 यानी कि पिछले साल में जो भारत रत्न दिया गया है वह 3 व्यक्तियों को दिया गया है, और यह भारत रत्न 8 अगस्त 2019 को इनको दिया गया था। तो वह 3 व्यक्ति कौन है जिन्हें कि यह भारत रत्न दिया गया, तो पहले थे जनसंख्या नेता नानाजी देशमुख, साथ ही प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका, और एक और व्यक्ति थे जो कि पहले जो है भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका नाम है प्रणब मुखर्जी। तो यह 3 व्यक्ति थे जिन्हें कि यह सम्मान 2019 में जो सम्मान था भारत रत्न उससे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो है वह लिखना भूल गए, प्रणब मुखर्जी लिखना भूल गए, तो वह भी आप याद रख लेना। तो यह 3 व्यक्ति थे जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक बहुप्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है? तो इसका जो सही जवाब बनता है कड़कनाथ, और यह जो है बहुत सारे कारणों से जो है न्यूज में भी रहा है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो कड़कनाथ मुर्गा जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिले के कुछ भागों में पाया जाता है। कड़कनाथ मुर्गा मेलानिन वर्णक के कारण काले रंग का होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, और यह इस क्वेश्चन का जो संबंध होगा वह साइंस से होगा कि कड़कनाथ मुर्गे का जो रंग काला होता है वह किस कारण होता है, तो उसमें पाए जाने वाले मेलानिन वर्णक के कारण, इसलिए इसे काली मासी भी कहा जाता है। जहाँ अन्य मुर्गों में 18 से 20% तक प्रोटीन पाया जाता है, वहीं कड़कनाथ मुर्गे में 25% तक प्रोटीन पाया जाता है। यही इसकी विशेषता है, और यही कारण है कि जो इसकी मांग है वह ज्यादा रहती है। यानी कि जो दूसरे मुर्गे होते हैं उनमें 18 से 20 तक ही जो प्रोटीन है वो मिलता है, और इसको खाने से 25% तक जो है प्रोटीन मिलता है। इसमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वह अपेक्षाकृत जो दूसरे मुर्गे होते हैं उससे कम पाई जाती है, और इसमें आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यह कुछ इससे जुड़ी विशेषता थी। साथ ही चेन्नई स्थित जीआई पंजीकरण कार्यालय ने मध्य प्रदेश राज्य को मुर्गे की एक प्रजाति कड़कनाथ के लिए भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग भी दे दिया गया है। तो जो चेन्नई स्थित जीआई टैग पंजीकरण कार्यालय है उसके द्वारा
जो है कड़कनाथ मुर्गे जो कि झाबुआ, अलीराजपुर और धार वाले इलाकों में पाए जाते हैं, इनको जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। तो यह भी इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, बुरहानपुर, श्योपुर, बैतूल और रीवा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बुरहानपुर, जो है इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं अन्य जो 52 जिले हैं और उनसे जुड़े संभागों से उनसे जुड़े संभाग। तो वर्तमान में जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में 10 संभाग है और 52 जिले हैं। चंबल संभाग में चंबल संभाग की बात करें तो इसमें 3 जिले आते हैं, जो कि श्योपुर, मुरैना और भिंड है। ग्वालियर संभाग की बात करें तो इसमें 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। उज्जैन संभाग की बात करें तो इसमें 7 जिले आते हैं, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। यहाँ पर जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम जब यह पढ़ाई या जो संभाग बता रहे हैं, तब आप जो एमपी का मैप है उसको ओपन करके जो भी संभाग है, ये जो जिले हैं किस किस संभाग में है वह आप अवश्य देखें, ताकि जो आपकी मैप की जो जानकारी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और आपको जो है एग्जाम टाइम पे एग्जैक्ट याद आ जाएगा। साथ ही बात करें इंदौर संभाग की, तो इंदौर संभाग में जो है 8 जिले हैं, जिसमें इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर है। साथ ही भोपाल संभाग की बात करें तो इसमें 5 जिले हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा। होशंगाबाद, या जिसे अब नर्मदापुरम संभाग के नाम से जाना जाता है, इसमें जिलों की संख्या 3 है, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। साथ ही अगर बात करें सागर संभाग की, तो इसमें 6 जिले हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। निवाड़ी जो कि प्रदेश का 52वां जिला है, वह सागर संभाग के अंतर्गत ही आता है। तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। बात करें जबलपुर संभाग की, तो इसमें कुल जिलों की संख्या 8 है, जिसमें जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी है। रीवा संभाग की बात करें तो इसमें 4 जिले आते हैं, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना। शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो ये आपके पूरे 52 जिले हो गए और पूरे 10 संभाग हो गए, और उनसे कौन सा जिला किस संभाग में आता है वह भी आपको बता दिया गया है। यहाँ पर बात करें कि जो सबसे कम जिले किस संभाग में आते हैं, तो 2 संभाग में आते हैं। चंबल संभाग में भी 3 जिले हैं और शहडोल संभाग में भी 3 जिले हैं। और बात करें सर्वाधिक जो जिले आते हैं किन संभाग में आते हैं, तो 2 संभाग में आते हैं। एक आता है इंदौर संभाग में और दूसरा आता है जबलपुर संभाग में। दोनों संभागों में 8-8 जिले आते हैं। तो ये इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। साथ ही बात करें कि जो नवीनतम संभाग या 10वां संभाग है वह कौन सा बना था, तो वह शहडोल बना था। चलिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो शहडोल संभाग है उसका निर्माण या शहडोल संभाग कब बना था, इसका जो ईयर है वह आपको हमें कमेंट करके बताना है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ग्वालियर। ग्वालियर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान स्थित है। यह जो संस्थान है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, जैसा कि आपको बता दिया गया है। मध्य प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान जो है, इसकी स्थापना 1997 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और जो एचआरडी मिनिस्टर होते थे उनका जो पद है उसका नाम बदलकर भी अब शिक्षा मंत्री कर दिया गया है। तो एक और क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमें कमेंट करके बताना कि भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। साथ ही बात करें तो ग्वालियर में कुछ और संस्थान है, जिसमें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो कि ग्वालियर में ही स्थित है। साथ ही मध्य प्रदेश भू राजस्व बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान, यह भी ग्वालियर में स्थित है। कुछ और शिक्षण संस्थान जो कि ग्वालियर में स्थित है उसमें है जीवाजीराव विश्वविद्यालय, यह भी ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। महाराजा मानसिंह महाविद्यालय, यह भी ग्वालियर में स्थित है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, यह भी ग्वालियर में स्थित है। और गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, यह भी ग्वालियर में स्थित है। और यह जो चिकित्सा महाविद्यालय है यह मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय था। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। साथ ही जो रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन संस्थान है वह भी ग्वालियर में ही स्थित है। तो यह आपके लिए कुछ जानकारी थी। तो साथियों आज का यह जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।